Welcome back to Quanta Institute online classes. Guys, myself Vinod Kumar Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur. Guys, in this particular video, that is preparation strategy for CSIR NET JRF Physical Science, हम सिर्फ इसी पे बात नहीं करने वाले। इस पर्टिकुलर वीडियो के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज के बाद से ना केवल नेट जीआरएफ फिजिकल साइंस, बाकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड हो या ना हो, उसको देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। आपको उसको किस वे में लेना चाहिए, उस एग्जाम के बारे में सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, वो सब चीज़ें ना चेंज हो जाएंगी। आज देखना, ये जो एनालिसिस है, जिस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में होंगी, उससे ना आपकी ज़िंदगी ही मतलब बदलेगी। क्योंकि देखो, अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप ऑब्वियसली एक दूसरे लेवल पे होते हो। तो आप अगर CSIR NET JRF फिजिकल साइंस को क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। प्लस में कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक बेसिक जो पॉइंट डिस्कस होंगे वो हर फील्ड में अप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहली बात तो यही थी। और कैसे मूवमेंट होगा, हमारा मूवमेंट होगा, पहले हमें ना एक माहौल क्रिएट करेंगे कि हमको क्या चाहिए। क्योंकि जिस राह पर हम जाना चाह रहे हैं, जिस राह पर हमने चलना है, उसके चैलेंजेस क्या है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर चलना कैसे है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सही है कि नहीं है? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? किस एग्जाम के लिए जो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है या 4 मंथ 5 मंथ का जो ड्यूरेशन है, उसमें मैं काम कैसे करूं, मेरा मूवमेंट कैसे हो, मैं कैसे चलूं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब ये कैसे पता चलेगा? राह में पड़े रोड़े पहले पता चलना चाहिए ना। तभी कहाँ कहाँ पर हर्डल्स है, कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ ब्रेकर है, वो सब पता होगा तो ही तो आप अच्छे से चल पाओगे। सही है या नहीं है? तो सबसे पहले यही चीज़ जानेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आती है इस सीक्वेंस में, और मैं ना टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं ना टॉपिक जनरेट करूँगा अपने आप से, अपने डिस्कशन में जनरेट होंगे टॉपिक की ये चीज़ मतलब ये सीक्वेंस में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन एक फ्लो में जाएगा। देखो आप, फर्स्ट क्या होना चाहिए, कोई भी पेपर हो, पैटर्न क्या है उसका। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नेट जीआरएफ की बात करूंगा। तो क्या है पैटर्न, क्या है? तो नो योर पैटर्न, फर्स्ट पॉइंट है नो योर पेपर पैटर्न। नो पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता है। अगर मैं स्पेशली बात करूं नेट जीआरएफ की, तो फिजिकल साइंस की, तो अब लगभग सबको पता है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लो। 3 पार्ट होते हैं, ABC। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए रीजनिंग SSC वाली नहीं होती मेरे दोस्त। रीजनिंग होती मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल साइंटिफिक रीजनिंग बोल सकता हूं मैं, मैथमेटिकल और साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक है, और दूसरा होता है फिजिक्स, और मतलब जो बी पार्ट है फिजिक्स है, ये है एडवांस फिजिक्स। ठीक है, और मेन बात ये कि जो सी पार्ट में जो एडवांस जैसा ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँ, यहाँ पर एडवांस फिजिक्स लिखा हुआ है, तो एडवांस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो सी पार्ट में जो सिलेबस मेंशन है, वहाँ से उन टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, दैट्स इट। ठीक है, वो टॉपिक अब MSc के हैं तो एडवांस लिख दिया, ये ग्रेजुएशन के हैं इसलिए जस्ट फिजिक्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो यहाँ पे? और ये यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने करने होते हैं, वो भी देखो। 30 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 20 करने हैं। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 20 करने हैं। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, जस्ट 15 क्वेश्चन आपको ऑफिशियली अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? कितने मार्क्स के होते हैं? 5, 3.5 एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। कंप्लीट देखें तो 100 मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करना है, 20 × 100, ये 20 × 60 और 10 70, ये 15 दूनी 30। अगर टोटल की बात करूं तो दिस इज 100 + 100 एंड इट्स 200। तो 200 टोटल है, जिसमें से आपकी मार्किंग होती है।
आपके सामने पेपर पड़ा होता है 277.5 मार्क्स का, एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 77.5 आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं वहाँ पे। समझना बात को, आपको कट ऑफ मतलब कितनी जाती है 100 प्लस। अगर आपके 100 एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 मार्क्स आ जाए तो ये 100 आपको किस में से लाने हैं, इसमें से, ना कि यहाँ से, ठीक है। 277.5 में से 100 लाने, ये खास बात है, इस बात को समझो। तो कुछ बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल लिटिल से नंबर लाने हैं, ठीक है। तो जैसे 300 में अगर बात करूँ 30% तो 100 होता है, तो 277 का 100 मान लो कि 33, 34 ऐसे कुछ परसेंट है, ज़्यादा नहीं है, 33% के आसपास, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया पेपर पैटर्न, ठीक, सब कुछ अच्छे से पता चल गया। नेगेटिव कितनी होती है वो भी देख लो एक बार। नेगेटिव होती है 1/4 -1/4 थ्रू आउट द पेपर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात हो जाएगी -1.250, ये नेगेटिव है, 250, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है -0.875, यहाँ पर है -0.5, ठीक है, 2 का ना, तो ये नेगेटिव मार्किंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नो योर नीड्स। नो योर नीड्स, आप अपनी ज़रूरतों को समझो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए आपको, 100 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 100 चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब यह है कि कितने क्वेश्चन मैं सी पार्ट में अटेम्प्ट करूं, कितने बी पार्ट में और कितने ए पार्ट में अटेम्प्ट करूं कि मेरे को 100 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो देखो इस कैलकुलेशन को देखो, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं एक बार 12 क्वेश्चन करो, यहाँ 13 क्वेश्चन करो, यहाँ पे 10 करो, तो आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके देखो कितने आ रहे हैं। देखो 12 60, 13 39, 39 प्लस 6.5, 12 का आधा 13, सही है, ये हो गया 45.5 है ना, ठीक है। और ये हो गया 20, और ये टोटल हो गया 6 20 80 40 120 125.5। ये अगर आप सी पार्ट में 12 क्वेश्चन करते हैं, बी में 13 करते हैं और ए में 10 करते हैं तो इतना मार्क्स आपके आ रहे हैं। बट ये तो आपका अटेम्प्ट है, वहाँ पे जितना कि आपकी एक्यूरेसी 100% तो हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई लोड ही नहीं है, बट होती नहीं है। आपकी एक्यूरेसी अभी राइट नाउ तो ऐसी है कि 40-30 ऐसा कुछ है, बट आपको 80% एक्यूरेसी आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। अभी डिस्कशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 80% एक्यूरेसी मतलब आप अटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 80% एक्यूरेसी की बात करूं तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे 80% एक्यूरेसी के साथ में। तो देखो इसको 8 से गुणा कर लो, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 8 × 40, 4 8 × 40, 4 44, 12 8 96 और 4 100, 2 पे पॉइंट लग जाएगा आपको, 0.8 से मल्टीप्लाई किया ना तो 100.4। देखो मेरा कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, कितना एग्जैक्ट आइडिया आया। तो ये एक नंबर है जिससे आप 100 मार्क्स तो ला ही सकते हो। अगर ज़्यादा लाने 100 प्लस लाने तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे 12 to 15, यहाँ पर 12 to 15, एक एक क्वेश्चन बढ़ा लो थोड़ा थोड़ा, सही है ना, एक दो क्वेश्चन, यहाँ पर 10 के अप्रोक्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करें तो हमारे 100 प्लस श्योर होंगे, जब हमारी 80% एक्यूरेसी है तब। तो ये तो आपको पता चल गया कि हमें क्या चाहिए उसको एक बार कॉन्साइज फॉर्म में यहाँ लिखते हैं, और क्योंकि जो चाहिए उसके हिसाब से ही फिर बात होगी। तो हमको चाहिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ा, ये अभी देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे 25 10 35 35 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर आप 15 करते हो तो 15 10, ये हो गया 40 क्वेश्चंस,
और आपके मार्क्स कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस पे आपके मार्क्स देखो एक बार, मतलब कितना आ जाएगा। ये तो 100 है, इस 35 करते हो तो 100 आते हैं, अगर 40 करते हो इस वे में तो कितने मार्क्स आते हैं, ये बात है। ठीक है, देखो 75 और ये हो गया 15 या 45, 45 और 7, 45 और 7.5, ठीक है 52.5, और ये हो गया 20, तो ये हो गया 95, और ये ऐसे करो 72.5 और 75, यह 72.5 और 75, 75 कितना होता है 150, तो 150 में 2.5 कम है तो 147.5। एक 150 का आइडिया लेके चलो है ना, तो 150 का 80% की बात करें, क्योंकि 80% एक्यूरेसी रहेगी आपके, इतने आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। 15 8 120, तो ये 120 मार्क्स आपके बनते हैं। तो 100 से 120 मार्क्स लाने के लिए आपको 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे इस रेंज में। और आपको ये अच्छे से पता है सिलेक्शन भी तभी होता है जीआरएफ के लिए। ठीक है, तो आप अपनी नीड को समझो। पहले क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं 35 to 40, कितने में से 75 में से, ध्यान रहे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आए थे आप पे टोटल। एक्यूरेसी क्या रहनी चाहिए 80%। थोड़ा सा और मतलब इसको थोड़ा लिस्ट आउट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स, यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन की रेंज में, यहाँ पर भी 12 से 15 क्वेश्चन की रेंज में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और मार्क्स होंगे हमारे 100 to 120 रेंज में। ठीक है, ये एनालिसिस आपको करना चाहिए हमेशा कि अब पता है नंबर तो पता है कि 100 आने चाहिए, पर ये नहीं पता कि आएंगे कैसे। तो पार्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज, सेक्शन वाइज जाके देखो कि कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का मतलब ये डिस्कशन कि 120 कैसे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, मैं कैसे ला सकता हूँ इतने नंबर, सही है कि नहीं है। हाउ कैन आई गेट दिस माइलस्टोन, ये इतने मार्क्स कैसे मैं गेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी आंसर अभी देखेंगे, अभी एक बार मिटाते हैं। कैसे ला सकता हूं, बताओ कैसे ला सकते हो। मेरा आंसर है कोई भी किला फतेह करना हो, दुश्मन को हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। कितनी सेना है, और इतने से काम नहीं चलेगा। कितनी सेना, किस टाइप की सेना है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं, कितने वो घुड़सवार हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। कितने वो तीर वाले हैं, कितने वो तोप वाले हैं, कितने बंदूक वाले हैं, हर चीज़ पता होना चाहिए ना। कितना पैदल सैनिक है। तो किला फतेह करने के लिए इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और दूसरा, नंबर मैटर नहीं करता, जो लोग हैं वो भी किस टाइप के मेंटलिटी वाले हैं, किस टाइप के एटीट्यूड वाले हैं। मैं किला फतेह की बात कर रहा हूं अभी, है ना, समझना। लेकिन किस टाइप के मेंटलिटी वाले हैं, जैसे मैं बात करूं वीरभूमि राजस्थान के जो मतलब प्रतापी जो सेना थी, जैसे मैं बात करूं महाराणा प्रताप की जो सेना थी, वो अगर छोटी भी हो ना तब भी आगे वाले को एक बार सोचना पड़ेगा। सही है कि नहीं है। तो एटीट्यूड भी मैटर करता है, जस्ट नंबर नहीं। तो पेपर को बिल्कुल मतलब यहाँ पर क्या है कि पेपर को हर तरीके से पता होना चाहिए हमको। तो कैसे, हाउ कैन आई गेट दिस नंबर माइलस्टोन, हाउ कैन आई गेट दिस मार्क्स, कैसे कैसे कर सकता हूँ, बाय नोइंग the enemy very well. सिक्स डायमेंशनली, 6 दिशाओं से हमको इनेमी का पता होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इनेमी का पता होना चाहिए। बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके दुश्मन का पता होना चाहिए। सही है। तो
अब ये कैसे होगा, कैसे जानूं? मैंने आपने सेना का एग्जाम्पल दिया, उसमें तो इतनी सारी चीजें बोली, वो तो सब समझ में आ गई, बट इसका कैसे पता लगेगा? बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करो, आपको पता लग जाएगा कि अब देखो एनालाइज कैसे करना होता है। हालांकि एक बात, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी तैयारी का अंतिम हिस्सा होता है, मतलब तैयारी के एंड में ये चीज़ होती है कि यू एनालाइज प्रीवियस ईयर्स। पहले खोल के बैठ जाओगे, कुछ आता जाता है नहीं, क्या पता चलेगा? कुछ ही नहीं पता लगेगा। तो ये एंड का पार्ट है, लेकिन हमको जानना अभी है। हमें ना रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी उनको जानना चाहते हैं, तो ये हमारा पार्ट है कि हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, अब ये आता है नेक्स्ट, क्या हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मार्क, कैसे एनालाइज करूं? जस्ट देख लिया प्रीवियस ईयर का पेपर, हो गया एनालाइज? ऐसे नहीं, देखना अब कैसे करते होते हैं। तो मान लो आप पे पेपर है कोई CSIR का पेपर है, और मान लो कोई भी है जून 16 का है, दिसंबर 16, जून 16, कुछ भी हो, कोई भी प्रीवियस ईयर है, दिसंबर 2016 का पेपर आप पे। ठीक है, अब ये पेपर जब आप करने बैठोगे, पढ़ने के बाद की बातें हैं, पढ़ोगे कैसे वो बाद में डिस्कस होगा। तो आपको यहां से क्या क्या चीजें जानना है? देखो, सबसे पहले क्या जानना है कि सब्जेक्ट्स, मतलब टॉपिक्स क्या क्या थे। एक मिनट रुको थोड़ा सा। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले जानना आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब एक बात, ये डेटा है ना, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है कि 2016 में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जस्ट इतना नहीं, आपको इतना नहीं करना, आपको ये करना है उन 4 क्वेश्चंस को ढूंढना है। ठीक है, डेटा तो मिल जाएगा। सर्च दैट क्वेश्चंस, सर्च दैट क्वेश्चंस। आपको पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ये सब करना है, पेपर का एनालाइज करना, पेपर का एनालिसिस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद होता है। ठीक है, तो क्या क्या अटेम्प्ट करने के बाद क्या क्या उसके बारे में जानना है, वो सब हो रहा है यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सर्च दैट क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। अब टॉपिक्स, मान लो एटॉमिक की बात की मैंने, तो उस मतलब एटॉमिक से कौन कौन से टॉपिक कवर हुए? टॉपिक्स covered from that particular subject, covered from its subject। कैसे करोगे आप ये सब? टेबल बनाओगे, जिसमें यहाँ पे बना देता हूँ, जिसमें मैंने सब्जेक्ट लिख लिए सारे, एटमॉल, MP, क्वांटम, सब लिख लिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डालना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4। टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, टॉपिक्स क्या क्या थे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बाद में लिखता हूँ। लेवल क्या था? लेवल पेपर का, टफ क्वेश्चन कितने थे, इजी क्वेश्चन कितने थे, इजी कितने थे, टफ कितने थे, इजी मॉडरेट कितने थे, और टफ या हार्ड कितने थे, और कुछ आते हैं नॉन डी लेवल, नॉन डी लेवल आपके लिए वो कितने थे। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में पेपर को डिवाइड करना है। इजी क्वेश्चन कितने थे? मान लो तो आपके 37 क्वेश्चन इजी थे। मॉडरेट कितने थे? 15 क्वेश्चन। टफ कितने थे? 15 क्वेश्चन। नॉट डी लेवल कितने थे? 10 क्वेश्चन। देखो टोटल कितना हुआ, 30, 10, 40, 40 और 30, 77 हो गया है। तो आप ऐसे यहाँ पे घटा लो। इस टाइप का कुछ एक आइडिया आपको जरूर मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, टाइम लगेगा एक पेपर को करने में, 6 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर ऐसे इस वे में 6 पेपर कर लिया ना तो सब कुछ फिनिश है, तुम्हारे हाथों में रहेगा सब कुछ। और आपको जानना है कि कौन सा सेक्शन इजी था। एक बात ध्यान, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3 सेक्शन होते हैं ABC,
उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन हमेशा इजी होता है। तो विच सेक्शन वाज इजियर, आप नोटिस करना इन चीज़ों को, विच सेक्शन वाज इजियर, सॉफ्ट कौन था, ठीक है, ए बी सी में से आप देख लोगे जो भी सॉफ्ट था। और आपको करना चाहिए सब्जेक्ट टारगेटेड कौन था, सब्जेक्ट टारगेटेड, सब्जेक्ट्स टारगेटेड। ऐसा कई बार हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करे, जैसे क्वांटम को मान लो टारगेट कर दिया हो, 8 क्वेश्चन क्वांटम से डाल दियो वहाँ पे, हो सकता है ऐसा, कुछ भी वेरिएशन में कुछ भी हो सकता है, पेपर में एमपी के क्वेश्चन डाल दियो, थर्मल के क्वेश्चन डाल दियो, और ग्रेजुएशन का पार्ट बहुत ज़्यादा आ गया हो। तो ये सब आपको एनालिसिस करना है कि सब्जेक्ट टारगेटेड कौन थे, ठीक है। और क्या जानना है आपको, आपकी तुक्का प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये भी है आपका। देखो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसके बाद की बात है, तुक्का प्रोबेबिलिटी क्या थी। आपने कहीं ना कहीं तुक्का मारा होगा, तो उस कितना, मतलब 4 तुक्के मारे तो उसमें से कितने सही हुए हैं, उस टाइप से तुक्का का आउटपुट क्या है, तुक्का प्रोबेबिलिटी एंड इट्स आउटपुट, ठीक है। और क्या जानना है आपको, और जानना है ट्रैपिंग कहाँ कहाँ पे थी, ट्रैपिंग कहाँ कहाँ पे थी पेपर में, ट्रैपिंग, जाल बिछाया जाता है आपके, मतलब पेपर में जाल बिछाया जाता है, वो जाल कहाँ कहाँ पर था आपको समझना है। अभी देखो कितने डायमेंशन हो गए, 3 3 4 1 7। तो दुश्मन को इस वे में हमको जानना है। ट्रैपिंग का मतलब एक कैसे, जैसे 1 by 1 क्वेश्चन था, लगातार 3 क्वेश्चन बहुत टफ दिए थे, नॉन डिलेबल क्वेश्चन लगातार 3 डाल दिए, या फिर 2 क्वेश्चंस मॉडरेट फिर एक टफ, 3 मॉडरेट फिर एक टफ, उनको मार्क करना कि नंबर क्या क्या था उसका, उससे ना तुमको एक आइडिया लगेगा कि कैसे सेट करते होते हैं पेपर को, ठीक है। तो अब अगर ये सब बातें तुमको पता लग जाएं, तो तुम सोचो कि तुम है ना जब पेपर देने बैठोगे तो तुमको है ना थोड़ा इजी सा फील हो रहा होगा, घर की सी फील आ रही होगी। ये सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ घर की सी फील के लिए है। आप है ना एक बात नोटिस कर लेना, जो पेपर आप देने गए, मान लो 15 जून का आपका पेपर है नेट का, आपने दिया, ठीक है, उसी पेपर को आपके मार्क्स है ना, मान लो यहाँ पे आ रहे थे 80, एग्जाम हॉल में 80 आ रहे थे, उसी पेपर को अगर आप घर पे करते हो ना तो 100+ मार्क्स आएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्यों, वहाँ पर तुम फील नहीं ले पाते हो घर वाले, रीज़न आप इस वे में कभी एनालिसिस किया ही नहीं है किसी पेपर का। इस वे में 10 पेपर एनालिसिस कर लेना प्रीवियस ईयर के जो लेटेस्ट है, आपको है ना डर लगना बंद हो जाएगा नेट से। और एक जो सबसे, मैं अगर बात करूँ ना यहाँ इस डिस्कशन में, कि सबसे जो मेन जो चीज़ चाहिए ना, वो क्या चाहिए होती है नेट के पेपर को निकालने के लिए, मैं मेरी तरफ से बात करूँ तो वो है आपको पहले फील आ जाए, आपको पहले फील आ जाए कि मेरा होगा क्या, ए फील दैट आई विल बी सेलेक्टेड, आई विल बी सेलेक्टेड। ये एक चीज है जो आपको चाहिए। अगर आप ये सब करोगे ना तो आपको ना एक फील आ जाएगी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि 10 पेपर करोगे ना तो उसके बाद जब 10वां पेपर कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें ना तुम्हारे माइंड में अपने आप सारी चीज़ें रहेंगी कि यहाँ ट्रैप कर रखा है, मेरे को बच के निकलना है, यहाँ ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन टफ होते ही हैं तो ये क्वेश्चन टफ है, मेरे को छोड़ना है, ये नॉन डिलेबल क्वेश्चन 10 होते ही हैं तो ये 10 एक कोई ना कोई उनमें से है तो मेरे को छोड़ना है, इजी क्वेश्चन 35 होते ही होते हैं तो मेरे को करने हैं 35, तो वहाँ पर इजी पोर्शन है और मेरे को 35 ही अटेम्प्ट कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब माइंड पे जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं ना, एक होता है ना, देखो क्या बोलते हैं कि डरना नहीं है, एक ये जस्ट बोलने वाली चीज़ नहीं है, एक फील होती है, फियर एक फील होती है, वो तभी कम होगा जब आप उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। सही है कि नहीं है। मैं एक अपनी बात करूं, मेरे से बच्चा शुरू में बहुत डरता है, लेकिन एक बार अगर मेरे से आके बात करने लग गया तो फिर वो बहुत कंफर्ट हो जाता है, बहुत कंफर्ट हो जाता है। तो सेम वे में अगर आप पेपर से जितना ज़्यादा रूबरू होगे उतना कम डर आपको लगेगा। तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको चाहिए होती है।
कोई भी पेपर सिलेक्ट होने के लिए, तो ये सब करना पड़ेगा। एक चीज और करनी है यहाँ पे कि आपके मार्क्स कितने आए और कट ऑफ कितनी थी, ठीक है। और ये सब करने के बाद में आपको अपनी गलतियां भी देखना है, एक एक्यूरेसी भी देखना है, आपका एक्यूरेसी क्या था। रुक जाओ, सारी चीज लिखता हूं मैं। एक्यूरेसी भी देखना है, एक्यूरेसी कितना था, और मिस्टेक्स क्या किस टाइप की हुई है। मिस्टेक्स जो भी क्वेश्चन गलत हुए वो किस टाइप की मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, जो भी क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, जिस भी टाइप की मिस्टेक है वो लिखना है। और फिर एक R&D डिपार्टमेंट बनाना है आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, खुद के लिए, खुद रिसर्च ये कर ही रहे हो, ठीक है। ये तो प्रीवियस ईयर के रिसर्च है। R&D डिपार्टमेंट में बहुत कुछ लिखना है, वो बाद में बताऊंगा, बट एक R&D डिपार्टमेंट में इस डेटा को डालना है। यह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, खुद के ऊपर रिसर्च की मैं कैसा हूं पेपर को लेके, और मैं किस वे में डेवलप होना है मेरे को। मान लो आपके नंबर आए 80, कट ऑफ गई थी 104, तो आपको 24 नंबर और चाहिए थे। वो क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीज़ मेरे को कम, मतलब मैं पकड़ कम पाया, कहाँ मैं ट्रैप में फंसा हूँ, ये सब बातें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लिखो वहाँ पे। तो ये है कि मैं कैसे इस चीज़ को गेट कर सकता हूँ। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ लोग जो सुन भी रहे होंगे, ऐसे लोग, क्या ये सब मैंने किया था बट फिर भी मेरा नहीं हुआ। अगर आप बोलते हो ना कि ये सब कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने तो 10 मतलब आप 10 पेपर किए थे प्रीवियस ईयर, और इसी फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज़ और है, जस्ट पढ़ाई आपका सिलेक्ट नहीं कराती, जस्ट इतना भी सिलेक्ट नहीं कराता, एक चीज़ और चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि नेक्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में नेक्स्ट चीज़ हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट जो राह में जो मतलब रुकावट है वो क्या है हमारी, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट है, अब इसको ना ढंग से उतार लेना, ये सारी चीज़ें देख देख के आराम से, एक एक पॉइंट, और यही करना है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए बताओ। What affects your performance in the exam hall? What affect your performance? क्या आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उनको जानो, पहले जानो, ताकि ये 6 मंथ की जर्नी में आप उनको डेवलप कर सको, उन पे काम कर सको। सही है नहीं है? बिल्कुल। देखो अभी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं आपकी को। तो ये सब हो गया, तो मैं एक बार यहां से हटाता हूं इसको। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल में क्या चीजें, एग्जाम हॉल नहीं एग्जाम लिखते हैं, कि एग्जाम में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। बताओ क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहला है, यही लिखते हैं ताकि उन पे बात भी हो सके, ठीक है। फर्स्ट है क्वेश्चन सिलेक्शन। क्या? क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। थर्ड है एक्यूरेसी, और फोर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग। फोर्थ है, आप यहां पे लिखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग,
और कॉन्फिडेंस, मेंटल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। चार फैक्टर्स है और भी कुछ हो सकते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को कम करते हैं। नेक्स्ट है लेस ओवरलोडेड, लैक ऑफ टैक्टिक्स, सुनो एक बार लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है, मैं एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट है क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। अब आप पे 3 सेक्शन होते हैं ABC। अब पता है 10 यहाँ पे करने हैं, 12 से 15 यहाँ करने हैं, C में भी 12 से 15 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करूं कि मैं 12 से 15 कौन से क्वेश्चन करूं, ये आप जितना जल्दी कर पाओगे ना डिसाइड, उतना ही टाइम बचा पाओगे और उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करें, देखो कई बार क्या करते हो तुम, पहले तो मैं एक तरीका बता दूं। आप है ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो जो आपके पढ़े हुए से हैं। लाइक आपने ना ईडी पढ़ा ही नहीं और सामने क्वेश्चन है ईडी का, और आप है ना उसको पढ़ रहे हो एक बार और फिर उसके साथ कुछ कर रहे हो क्रियाविधि, सही नहीं है वो, पहली बार में सही नहीं है। आप पहली बार में उस पर मत जाओ, उसको अभी जस्ट छोड़ के चले जाओ, बाद में आना वापस तब देख लेना। बट अभी पढ़ने से क्या ही मतलब है, ना तो आपको फॉर्मूला पता ना कुछ और पता, तो जस्ट स्किप, ठीक है। नेक्स्ट आपका MP में कंटूर इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता ही नहीं है आपसे, वो क्वेश्चन बनते नहीं होते हैं। तो अब कंटूर का क्वेश्चन है और आप साथ छेड़खानी कर रहे हो, तिगड़मबाजी कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसके लिए डायग्राम बना रहे हो, उसके लिए कुछ क्रियाविधि कर रहे हो, फॉर व्हाट, क्यों भाई? जब आपको पता ही नहीं है कुछ तो उसके साथ क्यों मतलब वो कर रहा है, पहलवानी कर रहा है उसके साथ, सही नहीं है वो चीज। तो जो पढ़ा नहीं है, जो स्किप्ड पार्ट है, जिस टॉपिक की मेरे को नॉलेज ही नहीं है, उसको ब्लैंक मारो फर्स्ट स्टेज पे। कुछ भी और भी, जैसे मैं क्वांटम भी बोल दूं, क्वांटम में आपको मान लो परटर्बेशन ने आपने पढ़ ही नहीं रखा, तो ब्लैंक मारो, सीधे एक नज़र में छोड़ के चले जाओ। क्वेश्चन पढ़ते तो समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ का है, ठीक है, डायरेक्ट छोड़ दो अभी, लिव एट फर्स्ट साइट। बाद में आके देखूंगा, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू, अगर मेरे को कमी पड़ी तो, ठीक है। दूसरा, एक तो यही तरीका है क्वेश्चन सिलेक्ट करने का। दूसरा ना, एक चीज़ को समझो, आपका जो पेपर है ना, उसमें किस टाइप का सिस्टम रहता है, ठीक। आपके इस चीज डिस्कशन है, मैं थोड़ा और अच्छा से बना रहा हूँ। आपके पेपर में ना हमेशा इजी पोर्शन कितना होता है उसको समझो, टफ मॉडरेट कितना होता है और टफ कितना होता है, और एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बोले कि नॉन डीलेबल, या फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदों के लिए बोलूँगा एक्स्ट्रा टफ बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप उसको, एक्स्ट्रा टफ, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है, ये आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर से तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्लस मैं भी एक आइडिया देता हूँ कि हर पेपर में ये कहानी जरूर होती है, ये हर पेपर की कहानी है। देखो क्या, ये तो आपको तरीका समझ ही आ गया, जो नहीं पढ़ रखा उससे बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना है, जिसकी लेस नॉलेज है उसको भी फर्स्ट साइड पे बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना है, जहां पर स्ट्रॉन्ग हो फर्स्ट वहां पर अटैक करना है, ठीक है। इजी कितना होता है, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं समझ में आएगा भाई। इजी हर पेपर में 50% पोर्शन इजी होता है, ठीक है। अगर 50% इजी होता है तो हमको तो 33% के आसपास ही चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। 33% के आसपास ही नंबर है, 35 लगा लो ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा सिलेक्शन तो आराम से हो जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप इस 50% को डायरेक्टली अटैक करो तो आपके बीच में जो अदर ये जो चीजें इनको आप एक्सट्रैक्ट कर दो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे। कुछ बंदे ना
आपने देखा होगा आपकी सराउंडिंग में कि आप तो 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गए थे, कुछ बंदे थे जिनके 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर थे और वो सेलेक्टेड है और आप नहीं हो। रीजन पता है क्यों? 5 वाले को ना अपनी औकात पता थी कि भाई मैं क्या हूं। उसके क्वेश्चन को देखा, छोड़ दिया, टफ क्वेश्चन देखा, छोड़ दिया। उसको पता था भाई अपने 5 सब्जेक्ट हैं और नहीं, या फिर 5 सब्जेक्ट वाला बोलूँ या फिर जिसकी तैयारी कम होती है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कहीं देखा होगा तुमको। इसको बात को डिस्कस में ऐसे करता हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपर प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ के जाते हैं, हंसते खेलते रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे, और जाते हैं हंसते खेलते, लेस प्रिपेयर्ड थे और सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको दुख होता है भयंकर वाला। ये लेस प्रिपेयर्ड बंदा कैसे सिलेक्ट हो गया? देख, इसको पता था कि मेरी कुछ प्रिपरेशन है नहीं, तो इसने क्वेश्चन पढ़ा, इसको थोड़ा बहुत भी लगा ना कि मेरे से नहीं होगा, इसने छोड़ दिया। कौन से क्वेश्चन थे वो? मॉडरेट वाले, या फिर इसमें से या इसमें से। इसको थोड़ा सा भी सीन दिखाना कि हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा था, तो इसने ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, तो इसने है ना सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में फोकस किया। उसमें से ऑब्वियसली ये 35% तो अटेम्प्ट कर ही लेगा, 35 नहीं तो 33% तो अटेम्प्ट कर ही लेगा 50 में से। इसका फोकस है ना, जो 3 आवर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोकस्ड हो गए थे, इस वजह से ये सिलेक्ट हुआ। जो सुपर प्रिपेयर्ड था उसका पूरे पेपर पे ध्यान था, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड था वहाँ पर, उसका ध्यान कंसंट्रेटेड नहीं था, इस वजह से वो या तो सेलेक्ट हुआ तो जस्ट सेलेक्ट हुआ, या फिर सेलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जाल में फंसा है, बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हुआ था। तो ये एक रीजन है, आप इस चीज़ को समझो उस चीज़ के पीछे। और दूसरा, हर पेपर में ये होता ही है। ये कितना होता है? 15% के आसपास। ये कितना होता है? ये भी 15%। और एक्स्ट्रा टफ कितना होता है? 10%। कितना हो गया एक बार देखना, 30, 40, 50, 90% हुआ ना। तो पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हुई शायद हमसे, कोई बात नहीं, आप देख लेना। और फिर टफ या मॉडरेट, नेट की बात करूं तो मॉडरेट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाओ, मतलब टफ है ना थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो जैसे हम बढ़ा लें, कितने कम थे? 10 बढ़ा लें तो 10 कितना हो गया? ये 40, 10, 50, 50, इस टाइप का कुछ सीन रहता है, ठीक है। अब आप एक बात तो, आपको सेलेक्ट होने के लिए जस्ट 50% भी बहुत ज़्यादा हो गया। 277 का 50%। और है ना, एक ये और देखना कि ये कितने क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं टोटल, उसका 50% ईजी है। 50% ईजी है मतलब कितना क्वेश्चन ईजी है? 75, 37 का होता है 74 ना, तो 37.5 क्वेश्चन ईजी है। बोल लाडले, तेरे को कितने चाहिए? यही तो चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीख, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सीख। ये सबसे प्राइम फैक्टर होता है जो आपको अफेक्ट करता है। आप इजी पोर्शन पे फोकस करो, जितना जल्दी क्वेश्चन को लीव कर सकते हो करो। आया क्या समझ में? 75 का 35 मतलब 50%, 37.5 होगा। देख लो एक बार, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। 35 दूनी 70, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सही बात है। अच्छा, ये कितना होगा? एक बार आइडिया रखो यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा आइडिया रखो। 15% कितना होगा? 75 में से कितने क्वेश्चन? इसका 15%, 75 का 15% कितना हो जाएगा भाई? 0.15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 55, 25, 2, 35, 2, 37 और 75, 5, 2, 7, 10, 11 पॉइंट लगाना 2 पे है, 11.25, ठीक है। ये कितना होगा? 25% है इसका। इसका 25% कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करूँ 150, 150 तो ये हो गया 75, 18.75, 18.75। एक बार कैलकुलेट करने दो, 10% कितना हो गया? 7.5। तो ये एक आइडिया है, कैलकुलेशन थी हटाते हैं। ये एक आइडिया है कि कितने क्वेश्चन वहां पे टफ होंगे 75 में से 37.5, कितने मॉडरेट होंगे 11.25, कितने टफ होंगे 18.75, एक्स्ट्रा टफ
7.5। तो 8 क्वेश्चन के आसपास टफ होते ही होते हैं। वो कहाँ होते हैं? सी पार्ट में। ये भी पहचानो, इवन बोला था ना एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर का, आपको समझ में आएगा कि जो 8 क्वेश्चन होते हैं ना सारे के सारे ही सी पार्ट में होते हैं। इसीलिए सी पार्ट आपको टफ लगता है और वहां पर सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत भी होती है, मतलब सबसे ज्यादा वाइज होने की जरूरत वहीं पे है। ठीक है, 8 में से मतलब 8 के आसपास हैं, तो 8 में से 6 या 5 तो मान के चलो, आप 5 तो मान के चलो कम से कम उधर होते ही होते हैं। बट मैंने ये भी बताया था कि हर साल है ना सेक्शन वाइज भी ऐसा होता है कि कभी ए टफ होता है, कभी बी टफ होता है, कभी सी टफ होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है सी में ही हो। ठीक है, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है। 20 क्वेश्चन के आसपास टफ है, छोड़ो भाई दबा दो। और ये भी है मॉडरेट स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है 10, और ये बिल्कुल मतलब 10 11 12 क्वेश्चन। तो ये अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, आप समझदार बहुत हो, समझो इस चीज़ को और सिर्फ फोकस कहाँ करना है? इजी पे। आपकी अच्छी तैयारी है तब भी इजी पे फोकस करो, आप इनके चक्कर में पड़ो मत यार, मॉडरेट भी छोड़ दो, सिलेक्ट हो जाओगे 100%। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट, पेपर के टाइम की बात हो रही है, व्हाट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट देखो तुम्हारा कैसे गड़बड़ रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेपर में पूरा नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए उसको, उनका पता ही नहीं है कि कितना टाइम मेरे को सी में देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो CBA 3 पार्ट है आपके, ABC। सी पार्ट के कितना देना चाहिए? अभी ऑनलाइन मोड है तो 10 मिनट जो मार्क को भरने के लिए चाहिए थे वो अभी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पूरा 180 मिनट जो 3 घंटे हैं इनके 180 मिनट, उसमें से मैं डिवाइड करता हूँ कि कैसे। ठीक है, एक तो ये कि आप 80 मिनट इसको दे दो और 50 मिनट इसको दे दो, 30 मिनट इसको दे दो। 10 क्वेश्चन करने 30 मिनट में कर सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम देखो, कोई भी सेक्शन ये फिक्स नहीं है, कोई भी सेक्शन इजी हो सकता है, वहां से टाइम होगा, दूसरे जो टफ सेक्शन है उसमें लग जाएगा। तो एक जस्ट आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप इस वे में स्ट्रेटजी बना लो कि 80, 50 और 30, 160 ही हुआ क्या? हाँ रे, 20 मिनट तो अभी भी रह गई है। 1 घंटा 20 मिनट दिया यहाँ पे, 80 मिनट 50 30 80 160 ही हुआ ये। तो मतलब मैं यहाँ पर 1 घंटा आराम से दे सकता हूँ यार, और यहाँ पर 40 मिनट और दे सकता हूँ यार, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? 10 क्वेश्चन रीजनिंग के 40 मिनट में, और 10 क्वेश्चन तो यहाँ करने थे अगर आपको याद हो तो। 15 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलो हाईएस्ट 15 यहाँ पर, तो 15 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए 15 पंजो 75, तो 5 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम। ठीक है, जो रिमेनिंग टाइम है उसको सिलेक्टिविटी में लगा दो आप तो 5 मिनट के आसपास। ठीक है, यहाँ पर 15 चौकी 60, 4 मिनट के आसपास का टाइम, 10 चौका 40, 4 मिनट के आसपास का टाइम। बहुत ईजी है ये चीज़। ठीक है, आपको करना नहीं आता, आप हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या करते हो। तो ये एक जस्ट अप्रोक्सीमेशन लेके चलो, और टाइम को ये मैनेज कैसे होगा? आप जब भी प्रीवियस ईयर करते हो तो उस टाइम ये चीज़ वहाँ पर बना के रखो, जिस भी सेक्शन का टाइम बचता है उसको आगे यूज करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर करते टाइम इस सीक्वेंस, ये एक आइडियल थोड़ा सा एक आइडिया रख के आप काम करो, और फिर अपने आप से हैबिट में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे मेरे को मूव करना होता है। ठीक है, तो ये है टाइम मैनेजमेंट पेपर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ानी होगी। अब एक्यूरेसी को कौन कौन चीज़ें अफेक्ट करती है? एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो क्या पहले तो ये समझो कि क्यों, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिससे एक्यूरेसी मेरी बिगड़ती है, क्या होते हैं देखो पहली बात तो एक्यूरेसी कितनी चाहिए? एटलीस्ट 80% आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हड़बड़ाहट। ठीक है, हड़बड़ाहट की इंग्लिश तो मेरे को पता भी नहीं है। घबराहट।
ठीक है, घबराहट, प्रेशर बोल सकते हैं इसको, अननेसेसरी प्रेशर। ये किसको आता है अननेसेसरी प्रेशर? पागल लोगों को आता है ये। भाई जब इतना सब नॉलेज तेरे को हो गया तो प्रेशर में आने की क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल पता चल रहा है बहुत इजी पेपर है यार, टाइम भी इतना बिल्कुल भर के पेपर में है, 4-4 मिनट रीजनिंग के क्वेश्चन को देनी है। बता यार, अननेसेसरी पेपर की वजह, प्रेशर की वजह से तू भागता है, उसमें एक लोड रहता है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। ये सोच ही मत, सिलेक्शन तो तेरा होगा, सिलेक्शन तो तेरा होगा। बैठ के आराम से शांति से काम कर, 15-15 क्वेश्चन ढूंढ ले बस। सही है कि नहीं है? तो अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रेशर के पीछे भी रीजन होते हैं। पेपर टाइम में कंसंट्रेटेड नहीं रहते तुम, उसकी वजह से भी गड़बड़ होती है, लेस कंसंट्रेटेड। उसके रीजन कुछ हो सकते हैं। एक तो आपका फैमिली प्रेशर भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर मम्मी ने बोला था, मामा ने बोला था सिलेक्ट होना भांजे, नहीं तो है ना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, है ना। तो ये फैमिली प्रेशर होता है ना, लेस कंसंट्रेट बनाता है। हटा के रखो अपनी फैमिली को, अपनी प्रिपरेशन से दूर रखो, अपना मेहनत करो, अपनी इन चीज़ों के साथ में काम करो, अपने ऊपर काम करो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के आशीष की ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा के, किसी के अननेसेसरी प्रेशर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लेस कंसंट्रेट होते हो आप फैमिली प्रेशर्स की वजह से, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फिलअप करने के लिए, फुल करने के लिए उनको, कि भाई हाँ मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों सोच रहा है यार, पहले काम तो कर, जीआरएफ ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, पता नहीं कितनी जनता है। तो अगर डिजर्विंग होगा ना तो ऑटोमेटिक होगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग के साथ क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है ना, उसको फंसा लिया 5 मिनट के लिए और उससे हुआ नहीं, तो वो क्या होता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल गड़बड़ा जाता है उनका। भाई वो अगर सही भी नहीं हो रहा तो तेरे को उससे शादी करनी है क्या? बता, नहीं ना। 5 मिनट में अगर नहीं हुआ ना, मैक्सिमम टाइम होता है नेट के क्वेश्चन में 5 मिनट का, अगर नहीं हुआ ना तो इसका मतलब तूने कोई रॉन्ग अप्रोच को पकड़ लिया है, या फिर तू मतलब मिसगाइडेड है कहीं ना कहीं, जो उसको चाहिए वहाँ पर काम नहीं कर रहा तू। तो छोड़ दे उसको, अपने उस पे मत ले, ईगो पे मत ले, छोड़ दे उससे, और बिल्कुल अच्छे से फुल फोकस के साथ में नेक्स्ट पे मूव कर जा। तो ये है ना एक अननेसेसरी लेस कंसंट्रेट होने का रीज़न है, उसको हटा के रख। मतलब प्रीवियस चोटों को भूलो, शादी नहीं करनी किसी से। पेपर में प्रीवियस चोट जो है ना, जो उसको भूलो, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते तुम, और रीजन की बात कर रहा हूं मैं, एक्यूरेसी क्यों बिगड़ती है। रीड क्वेश्चन केयरफुली ब्रो, रीड क्वेश्चन केयरफुली, वेरी केयरफुली। क्वेश्चन में लिखी हर बात का मतलब होता है, ठीक है, हर बात का मतलब होता है। इस वजह से जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है, कई बार होता है ना कि टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब होता है आपको लिमिट लगानी पड़ेगी बाद में। कोई भी कुछ भी लिखा हुआ ना, हर का चीज़ का मतलब होता है। ये चीज़ें ना कैसे अच्छे हो सकती है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, अपना विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ा करो। विजुअलाइजेशन करोगे ना तो हर क्वेश्चन में जो चीज़ है ना उस पर फोकस हो। विजुअलाइजेशन विद मैप है, मतलब मैप बना के काम करो क्वेश्चन का। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे साइड में एक डायग्राम से बनाते रहो, कि जैसे मान लो कुछ भी बोला उसने कि इस टंकी में ये इतना सोल्ट मैंने डाला, तो सोल्ट लिख के यहाँ पर उसका मतलब ये 10 मिलीग्राम डाला, इसमें इतना वाटर था, उस वाटर को लिख दो ऐसे बना के कि 40 ml इसमें ऑलरेडी वाटर था, इसमें ऑलरेडी 8 ग्राम सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट का पहले से था, और ये एक यहाँ पर नल है, उसमें से इतने रेट पे पानी निकल रहा है, जो भी 12 लीटर पर सेकंड जो भी है। इससे एक नल और है, उसमें से इतना इसमें फिलअप हो रहा है, एक मतलब 13 लीटर पर सेकंड फिलअप हो रहा है। ये सब चीज़ें ना क्वेश्चन में लिख दो, वहाँ पे ना एक डायग्राम से बना लो, उसमें लिख दो। तो अगर ये सब कर लोगे ना तो क्वेश्चन की हर जो चीज़ है ना वो यहीं पे आ जाएगी। तो ये मतलब फिर गलती होने के कम चांसेस होते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है उस चीज़ से, ठीक है। दूसरा,
कैलकुलेशन बहुत सही करो भाई, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, तो इनको कम करो। कैसे कम होंगी? उस पर्टिकुलर टाइम उसी क्वेश्चन पे फोकस्ड रहो और बिल्कुल आराम से चलो। अगर कुछ क्रॉस पट करना भी है, फास्टली करना है, तो फिर माइंड में करो, लेकिन एक्यूरेट रहो। इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। था ना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो ये सब रीजन्स हैं जो हमको सही करने हैं, और ये डेली लाइफ में ही चीज़ें लानी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हमारा लास्ट डे अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट डे की जो हर्डल्स हैं उनको पहले जान रहे हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं कि फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये गलत लगा दिया, वो लगा दिया। तो ये एक्यूरेसी के जो बहुत सारे रीजन्स हैं, ये आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको समझ आ जाएंगे कि किन किन वजह से मेरा एक्यूरेसी ख़राब हो रहा है, और फिर उनको सही करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, मेंटल बैलेंस, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ये आप में कई बार नहीं होते हैं पेपर टाइम में। आप है ना, क्या हुआ, 9 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं हुए आपसे सी पार्ट में, 1 से लेके 9 तक एक भी क्वेश्चन आपसे हिला ही नहीं। आप क्या हो गए, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई तेरा फिर होगा ही नहीं, ध्यान रखना। भाई 9 क्वेश्चन चले गए तो क्या बम थोड़ी फट गए? कितने क्वेश्चन करने थे? 35। कितने में से? 75 में से 40 छोड़ने हैं। अभी तो 31 और रह रहे हैं छोड़ने वाले। तू 9 क्वेश्चन पे पागल हो रहा है। तो घबरा मत, इस चीज को समझ। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा थ्रू आउट द पेपर रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो डेटा है बहुत कम है। 35 करने पे सिलेक्शन हो जाएगा, तेरे को पता है। 75 में से करने हैं, छोड़ने कितने हैं? 40। कितने छोड़ने हैं? 40। करने कम है लाडले, छोड़ने ज्यादा है। समझा इस बात को? तो पॉजिटिव तो तू हमेशा रहे। और ये जो पूरा लेक्चर ये पूरा देख लेगा ना वीडियो, तो तेरे को 100% लगेगा कि सिलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रख थ्रू आउट द पेपर। कुछ भी सिचुएशन हो जाए तेरे साथ में, तेरे को मान के रखना ही है। ये फील हमेशा रहनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए। सही है कि नहीं है? कुछ ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन हो जाएंगे तो पेपर टफ है बेटा, कट ऑफ कम जाएगी, 100 नहीं जाएगी, 80 जाएगी, 84 जाएगी, 72 जाएगी। फिर क्या बिगड़ा? कुछ ही नहीं ना, क्यों टेंशन ले रहा है? कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, फुल बैटरी एकदम बिल्कुल 100 के ऊपर होनी चाहिए कॉन्फिडेंस वाले। कहाँ से आएगा? ये सब कर लोगे ना, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था वो कर लोगे, इन सब चीज़ों को जान लोगे, तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम अगर डेली लाइफ में इन सबको डालोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस 100 की 100 रहना चाहिए, क्योंकि तुमने मेहनत की, अपने आप पे काम किया। यू आर डिजर्विंग स्टफ। कोई ऐसे उठ के जीआरएफ लेने नहीं जा रहे। 6 महीने बिल्कुल जम के काम किया अपने आप पे, रिसर्च किए खुद पे, चीज़ों को सुधारा है, डेवलप किया अपने आप को 6 महीने। तो कम नहीं है तो किसी भी हाल में, और इतना कुछ चाहिए भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया है। समझे? मेंटल बैलेंस ये लड़कियों के साथ होता है। क्या? जो भी बताया था, अगर 6 क्वेश्चन नहीं हुए, मम्मी मर गई, मैं तो मर गई, अब क्या बता दूंगी घर जाकर, अब क्या बोलूंगी मम्मी ने? अबे क्या ही हुआ है? 6 क्वेश्चन करने ना होने से क्या हुआ है? घबराना बंद कर। 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इवन 40 क्वेश्चन नहीं होंगे ना, तब भी तू सेलेक्ट है बेटा। घबराना बंद कर। मम्मी कुछ नहीं कहती कभी भी, ये भी तुम्हें पता है। आज से पहले कितनी बार फेल हुआ? पहली बार तो होगी नहीं, अगर होगी तब की बात है। मम्मी ने कुछ बोला है? कभी कुछ नहीं बोला है। मम्मी तो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है इस संसार में। सही है कि नहीं ये बात? तो मम्मी कभी कुछ नहीं कहती। मेंटल बैलेंस को हमेशा, घर वाले कभी किसी को नहीं कहते कुछ भी। मेंटल बैलेंस हमेशा अच्छा रहना चाहिए तुम्हारा। माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए, और माइंड में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक फील होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है, और जिस टाइप का मैं हार्डवर्क करके आया हूं तो मैं डिजर्विंग स्टफ हूं, लेके जाऊंगा, हकदार हूं। समझे बात को? चाहिए। लैक ऑफ टैक्टिक्स, टैक्टिक्स की कमी होती है। टैक्टिक्स का मतलब क्या है मेरा? ठीक है, देखो समझो, ये कुछ खास बात है। टैक्टिक्स का मतलब क्या है मेरा? क्या चीज की कमी रहती है कई बार? पेपर के दौरान की बात है, ड्यूरिंग द पेपर। परफॉर्मेंस
क्या क्या अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द पेपर। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स देखो क्या होती है। एक तो ना सबसे जो फर्स्ट जो चाहिए वो चाहिए एटीट्यूड, खतरनाक एटीट्यूड। किसके लिए? पूरे पेपर के लिए और पेपर में बैठे हर क्वेश्चन के लिए। तू रहना चाहिए, तू डरना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। देखो कई बार है ना क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइन होता है कि तू डरे और क्वेश्चन में दम नहीं होता है, तो तेरे में एटीट्यूड रहना चाहिए। पहली बात, थ्रू आउट द पेपर, फॉर कंप्लीट पेपर, भी समझो इस चीज को, फॉर कंप्लीट पेपर एंड इच पार्ट, इच माइन्यूट पार्ट ऑफ द पेपर, एंड फॉर इच माइन्यूट पार्ट ऑफ द पेपर। मतलब हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन तक आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, आप दबाव में कभी नहीं आने चाहिए। और क्या? साम दाम दंड भेद नीति, साम दाम दंड भेद नीति। क्वेश्चन करते टाइम ये होना चाहिए तुम्हारे पास में, टैक्टिक्स है ये, मेरा आंसर आना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन तुमको मिल गया, और कई बार होता है ना तुमसे वो बन नहीं रहा, तो लगाओ भाई तिगड़मबाजी, वहां पे कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद नीति। मतलब है ऑप्शन से क्वेश्चन करो, डायमेंशन से क्वेश्चन करो, उल्टा ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके करो, कैसे भी करो, आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए। 4 ऑप्शन में से एक एक्सट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ 100 की 100 ये आंसर है। ये आप पे टैक्टिक्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन निकालो और आंसर आ जाए तभी मेरा मानूं कि सही होगा। नहीं, साम दाम दंड भेद नीति, आंसर ऑप्शन में मैच होना चाहिए, मतलब सही। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम अप्रोच में बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग रहना चाहिए तुम, ओवर पावरिंग इन अप्रोच, overpowering while attempting question, overpowering intensive approach while attempting question, while solving question। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं समझा भावनाओं को। क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। मैंने खुद ने फील भी किया और मैं अपनी जो क्लास है उसमें डेली फील भी कराता हूँ। जब भी हम सीट वगैरह करते हैं इस चीज़ को मैं फील कराता हूँ हमेशा कि ये चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। कैसे? मान लो क्वेश्चन नंबर 37 है। पता कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपने स्टेप रख लिए, विजुलाइज वगैरह कर लिया, स्टेप रख लिया, आपको है ना आगे जाके समझ में नहीं आता कि क्या रखूँ, तो वहाँ पर है ना तुम्हारे जो अप्रोच है ना बहुत खतरनाक होनी चाहिए। मतलब जस्ट एक ही तरफ से नहीं सोचना, हर पॉइंट पे आप 3 डायमेंशनली सोचो कि यू भी जा सकता हूँ, यू भी जा सकता हूँ, यू भी जा सकता हूँ, क्या चीज़ हो सकती है, तो और मूव कर जाओ, जो होगा आगे देखा जाएगा। एक बार स्टेप ले लो, हुआ, अगर आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो दूसरे अप्रोच पे आओ। मतलब आप ना इंटेंसिव अप्रोच होना चाहिए, मतलब ओवर पावरिंग अप्रोच होना चाहिए। मतलब आप दिखने चाहिए क्वेश्चन में, आपका मतलब है ना आपका दबदबा होना चाहिए वहां पर। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको दबा गया, स्टेप्स में दबा गया आपको, नहीं, आपकी सोच है ना बहुत ही डायरेक्शनल होनी चाहिए। यह है टाइगर टूड बोलूंगा, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, टाइगर टूड होना चाहिए, एक तीखा प्रहार होना चाहिए, आइज बिल्कुल टारगेट पे, आप पे आंसर लाना है कैसे भी, जो भी मूव पॉसिबल है मैं करूं, दैट्स इट, ठीक है। जो भी पॉसिबल मूव है कर जाओ, देखा जाएगा बाद में। ये अटेम्प्टिंग के टाइम होना चाहिए, सोल्व करते टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये टैक्टिक्स है जो आपको चाहिए, ठीक। और बस यही है कि विजुलाइजेशन करो, ये भी एक है, विजुलाइजेशन के साथ में क्वेश्चन करने चाहिए। ऐसे नहीं हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस को, वो सब भी टैक्टिक्स का पार्ट है। विजुलाइजेशन के साथ क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसा भी, जैसे कुछ क्वेश्चन डायमेंशन से होते हैं, इनको पहचानना और जिंदा रखना अपने आप को हमेशा पेपर में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड
हमेशा रहे आपका, ये भी ध्यान रखना है, टैक्टिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। डायमेंशन वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, बहुत सारी बातें हो सकती है टैक्टिक्स में, अभी स्टॉप करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने रास्ते के रोड़े जितने भी हैं, जो भी मतलब रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता लग गया कि मेरे को क्या चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिस्ट आउट करता हूँ कि आपको अभी जो पेपर का जो भी टाइम बच रहा है उसमें आपको किस, तो अब आ रहे हैं अपन अपने मेन मुद्दे पर कि क्या चीज़ हमको चाहिए, मतलब क्या करना है इस जर्नी में, जो 6 महीने की जर्नी है उसमें क्या करना है। तो फर्स्ट तो है, सबसे पहले डिसाइड करो कि सब्जेक्ट का ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, या मैं बोलूँ सब्जेक्ट टारगेटेड, ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ इसको टारगेटेड सब्जेक्ट भी। आप है ना कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करके पढ़ सकते हो, कुछ को छोड़ सकते हो। कैसे देखो, कैसे मैं समझाऊँ इस चीज़ को। पहले तो है ना सब्जेक्ट देखो कौन कौन है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, रीजनिंग। मैं ये प्रेफरेंस में लिख रहा हूँ कि ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, किस वे में होगा वो नंबरिंग कैसे दिया मैंने समझ रहा हूँ उस चीज़ को। सबसे फर्स्ट है रीजनिंग, और फिर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर कोई पूछे मेरे से कि क्या मेरे को चाहिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, खास बात है सबसे ऊपर प्रेफरेंस में है। रीजनिंग हल्का नहीं होना चाहिए आपका कभी भी। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताऊंगा क्या होता है ये। उसके बाद में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सब्जेक्ट का ऑर्डरिंग की बात करें, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल, ठीक है। और फिर आता आपका एमपी, फिर आता आपका सॉलिड स्टेट, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आता है क्वांटम, फिर आता है ईडी। कितने हो गए? 1 2 3 2 5 3 8 2 10, तो 9 तो सब्जेक्ट है, 2 ये, एक और होना चाहिए। क्या रह गया भाई? ईडी, क्वांटम, एमपी, स्टैट, न्यूमेरिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड, क्लासिकल, क्लासिकल, क्वांटम, ईडी, ठीक है। ये सब्जेक्ट की ऑर्डरिंग है, इसी वे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप है ना वैसे तो 9 सब्जेक्ट बताते हैं सब लोग, बट मैंने 11 लिखे क्योंकि रीजनिंग लिया और एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने अलग से लिखा है। आप समझो, सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम समझो कि किसका कितना पार्ट है, फिर आप इस ऑर्डरिंग को समझना कि क्यों ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग कितने की आती है भाई? 30 की आपके सामने होती है। 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 में से 2 नंबर के 30 का। एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है आप पे 5 5। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड? एक टॉपिक है कर्व फिटिंग। क्वेश्चन आप देखना, प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको हर पेपर में लगभग मिल जाएगा कर्व फिटिंग, या इसको ये भी बोलते हैं स्क्वायर लिस्ट स्क्वायर कर्व फिटिंग, ठीक है। एक होता है एरर एनालिसिस, और एक टॉपिक और ले रहा हूँ मैं इसमें,
न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक को मैं, जैसे सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, या फिर न्यूटन रेफसन मेथड, इस टाइप का क्वेश्चन उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड में काउंट किया। ये होता आपका 5 का तो ये और 5 का ये 10 और 3.5 का यहाँ से आता है, तो 13.5 के आसपास रहता ही रहता है। 13.5 से 15 रहता है वैसे जनरली, बट आप 13.5 लगा के चलो, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल सी पार्ट में आती है। 3 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। कैसे आता है ये भी मैं लिख देता हूँ। 3 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, इस वे में 15। यहाँ पर होता है 5 + 5 + 3.5, ठीक है। ये है 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इस टाइप से ये सीन है, ठीक। एटॉमिक 20 की आती है। अगर मैं लेजर को इंक्लूड करूँ तो, मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग लेजर, तो आएगी 15 की, ठीक है। तो 15 या 20 की हो सकती है। एक्सक्लूडिंग लेजर 15, इंक्लूडिंग लेजर 20। और कैसे 4 क्वेश्चन होंगे, लेजर को इंक्लूड किया मैंने 20 नंबर के। 3 क्वेश्चन होंगे अगर लेजर को एक्सक्लूड करते हो तो 15 मार्क्स के। लेजर का क्वेश्चन छोड़ने में ज़्यादा सही होगा, क्योंकि लेजर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर 15 मार्क्स को इफेक्टिव लेके चलूँगा, ठीक है। सी पार्ट में आती है 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। पर्टिकुलर प्लेस भी है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। जैसे बता दूँ, एक तो रमन इफेक्ट पे जनरली, और रमन स्पेक्ट्रा पे, और एक ये सब बातें ना कभी और करेंगे। जैसे एक जीमान इफेक्ट से आता है, एक एलएस कपलिंग से आता है, तो 3 क्वेश्चन ही हो गए, एक लेजर का हो गया, तो जनरली ये रहता है। और अभी उस चीज़ को छोड़ो, स्टैट से, स्टैट प्लस थर्मल, स्टैट के 3 क्वेश्चन होते हैं। मैं स्टैट प्लस थर्मल को अलग अलग लिखूंगा। 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के 15। थर्मल के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है, 3.5 वाले, तो 7 नंबर के, टोटल 22 नंबर के आसपास, ठीक है, 20 से 22 नंबर की। और एमपी 30 मार्क्स के आसपास, 30 से 40 मार्क्स के आसपास, ठीक है। और इसमें दोनों सेक्शंस में क्वेश्चन होते हैं, बी और सी दोनों में। सॉलिड स्टेट सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में आएगी, और क्वेश्चन होंगे 4 और 20 नंबर के। सॉलिड स्टेट के 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पार्ट में आती है और 20 नंबर के आसपास आती है। क्लासिकल 30 नंबर के आसपास होती है, और क्वांटम भी 30 नंबर के आसपास रहती है। ईडी 40 से 45 के आसपास रहती है, ठीक है। तो एक बार टोटल करो कि कितना बन रहा है सबका। तो देखो 30, इसको ना गोले में बजाय ऐसे करो यार, 30, 13.5, 15, और यहाँ भी 15 ही लेके चलेंगे, है ना। इसको हटा देता हूँ मैं, समझाया कि मैंने यहाँ से ऐसे है, जो इफेक्टिव है उसको मैंने स्क्वायर कर दिया 22, 20। एक बार है ना अपन लगा के देखते हैं कि जो अपना आइडिया है वो कितना सही है, क्योंकि 277 का पेपर होता है। आप ना एक बार देखते रहो, जादुई चीज़ बाहर निकल के आएगी, है ना। फोर्टी से 42.5 रहता है वैसे, एग्जैक्ट बात कर लेता हूँ। तो 30 और 30, 60 और 20, 80, 82 और 3, 85, 95, 10 और जोड़ दिया 95.5, यहाँ तक है ना। तो 95 लेके चलो ऊपर, 95। और एमपी 30 नंबर लेके चलो एक बार, 95 और 30, 95 और 30 हो गया 125, 145 और 50, 195, 195 और 70, 195 और 70 कितने हो गए भाई? 40 लगाया मैंने ना, 5, 9, 7, 16 और 2। तो देखो मेरा आइडिया कितना सही है। मैं 277.5
0.5 की कैलकुलेशन कर रहा था, और अभी आप देख लो कि थोड़ा सा और भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, कहीं ना कहीं से और भी ज़्यादा पार्ट आएगा। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ सकते हैं और आपके क्वांटम में बढ़ सकते हैं, 30 से 35 हो सकती है, ठीक है। ईडी भी 45 के आसपास रहती है, वो वेरिएशन चलेगा, 10 नंबर की कमी है, वो वेरिएशन चलेगा। आप बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि यही नंबरिंग रहता है कुछ हद तक, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक, ये हो गया आपका। तो अभी थोड़ा बढ़ा के बात करता हूँ, 10 नंबर कम है ना कहीं पे, तो 35 की एमपी क्वांटम कर दिया मैंने। क्लासिकल को भी 35 करो यार, ये भी 35 के आसपास रहता है, ठीक है, ग्रेजुएशन। तो अभी हो गया पूरा, ठीक है, कैसे भी कर आके अभी हो गया। 40 कर लो तो फिर पूरा सही हो जाएगा एकदम। अगर ग्रेजुएशन के पार्ट को मान के चलो तो 40 आती है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं कर रहा कि भाई बढ़ाने हैं मेरे को तो 40 कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, नंबर कितने चाहिए, 100+। आप किस टॉपिक, क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, प्रिफरेंस किसको दूं, टारगेटेड सब्जेक्ट क्या हो मेरे। आप सोचोगे कि ईडी 40 से 45 आता है, क्वांटम 30 से 35 आता है, क्लासिकल 40 आता है, रिलेटिविटी को कंसीडर करके चले तो, और ग्रेजुएशन क्लासिकल मैकेनिक्स को कंसीडर करके चले तो मेरे को ये टॉपिक करने चाहिए पहले, क्योंकि देखो 40, 30, 70, 70 और 40, 110, और बात करूँ तो टोटल 115 नंबर के ये 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है 115 नंबर के। यहाँ पे लिखता हूँ, एमपी को छोड़ दिया मैंने, क्वांटम ईडी और क्लासिकल, ये है 115 नंबर के। मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ दो इनको तीनों को, क्या कह रहा हूँ, छोड़ दो तीनों को, ठीक है, छोड़ दिया भाई, मतलब ये तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। अब गिनो, 30 रीजनिंग है। आप 30 रीजनिंग में से कितने ला सकते हैं, 10 क्वेश्चन करने, 20 नंबर ला सकते हो। 10 क्वेश्चन करोगे तो 20 आ सकते हैं आपके, ठीक है, 10 क्वेश्चन करते हो तो 20 आ सकते हैं। मैं आपके कितने मानूं, रीजनिंग में मैं कितने मानूं आपके नंबर, 10 मान लूं, 5 क्वेश्चन तो सही होंगे आपके, ठीक है। रीजनिंग के इस 30 को भी हटा देते हैं, रीजनिंग में मैंने 10 नंबर मेरे माने, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मेथड में 13.5 ही आएंगे, इसमें क्वेश्चन फिक्स फंडे पे है। अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे तो 13.5 में से 13.5 लेके आ जाओगे, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम, आपको सारे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन होगा ही। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करूँ तो 13.5 आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल 15 नंबर की आ रही है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है पर्टिकुलर फिक्स है कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है रिएक्शन से, एक आता है आपका सेल मॉडल से, और एक क्वेश्चन होता है आपका सेमी मास इंपेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चन का मतलब आइडिया रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा तो और टॉपिक भी आपको बताया जाता है कि यहाँ से 15 में से 10 तो लाओगे, एक क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में से 10। एटॉमिक 15 नंबर की है, एटॉमिक के 15 में से 15 आते होते हैं सबके, ठीक है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये, 15 में से 15 आएंगे। स्टैट के 15 किसी के भी नहीं छूटते, स्टैट एक ऐसा टॉपिक है जब आप 15 ला सकते हो। स्टैट प्लस थर्मल 22 की है, मैं 15 नंबर तो मान सकता हूँ 22 में से, अगर आपके 2 क्वेश्चन नहीं बने या 2 में से 1 बन जाए, ऊपर 1 नहीं बने, कैसे भी करके 15 नंबर मान लूँ 22 में से, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। थर्मल प्लस स्टैट में 15 नंबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आएंगे जो आपके आ सकते हैं। एमपी 30 से 40 की होती है, बहुत ईजी होती है, कितने की, 30 से 40 की होती है, बहुत ईजी होती है। 20 एक नंबर तो मान लूँ मैं एमपी में, दिखेगा नहीं यार, यहाँ पे करते हैं। एमपी में 20 मार्क्स,
30-40 में से 20 तो मान सकता हूँ यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड स्टेट 20 नंबर की होती है। यहाँ पर भी आप इस सी पार्ट में आते हैं 4 क्वेश्चन, 2 तो हो ही सकते हैं भाई आपसे, और एक तो सीधा सीधा उस पर हमेशा ही आता है, सीवी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब पे। 10 नंबर मान सकता हूँ 20 में से। इलेक्ट्रॉनिक्स 20 नंबर की आती है, 1-2 क्वेश्चन जो जीनर डायोड या फिर ओपैम के होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपके 2 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, तो 20 में से 10 नंबर मान लेता हूँ एक बार के लिए अभी, है ना। 10 नंबर एक बार ऐड करो, एक बार इस स्टफ को। हमने ना बहुत कम कम लगाए, ध्यान रहे, कम कम लगाए। एक बार ऐड करो नंबर्स को, कितने हुए? 10, 20, चलो यहाँ से 23.5, 33.5 और 60.5। ये है राइट साइड में 60.5 और ये है 40। कितना बना? 100.5। आपने अभी ये सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है, तीनों ये नंबर छोड़े हुए हैं। 100.5 ऑलरेडी बन चुके हैं आपके। क्लासिकल छोड़ा हुआ है, क्वांटम छोड़ा हुआ है और ईडी छोड़ा है, और यहाँ पर बिल्कुल कम कम लिए हैं। सेलेक्ट तो आप अगर तीनों को छोड़ दो ना तो लाडले अभी हो ही चुका। एक्यूरेसी में गंदी लेके चल रहा हूं तेरी। आपने 30 में से 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर लिए हैं आपने, ठीक है। तो सब जगह मैंने कम कम नंबर लगाए हैं, आप इतना कर सकते हो। 100.5 है। चल यहाँ पर है ना कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते होते हैं। अगर तू सिलेक्टिव हो जाए यहाँ पर तो 115 में से कितने ला सकता है? 15, 20, 30, 40, 50, 50 नंबर ला सकता है, नहीं ला सकता आराम से? 115 है, छोड़ 50, छोड़ 20 नंबर तो ले आएगा। 20 नंबर से कितना होगा? 125.5। कितने हो रहे हैं? 125.5। यहां पर इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन से सिर्फ तेरे को 20 नंबर लाने हैं। बहुत इजी है यार। यहाँ पे एक तो इतने मतलब कुछ ऐसे टॉपिक बता दूंगा मैं तेरे को जहाँ के से क्वेश्चन आता होता है, तू आराम से हैंडल कर लेगा उसको। क्लासिकल, मैकेनिक्स, क्वांटम, ईडी तीनों में 20 नंबर आ जाएंगे ना तेरे, तो 125.5 तेरा स्कोर होता है। कहाँ है तू? रैंकर्स में। सिलेक्शन की बात नहीं हो रही अभी, रैंकर की। तो अगर तू इन तीनों को छोड़ दे तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो फोकस कहाँ करना है? इस वे में करना है। आई बात समझ में? और इनको लेस प्रेफरेंस पे रख लो, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन बनते होते हैं ना वो यहीं पे बनते होते हैं ज़्यादा। एक सॉलिड में बनता होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपन वाले क्वेश्चन को घुमाता है ज़्यादा। एक न्यूक्लियर में क्वेश्चन बनता है रिएक्शन क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड टफ, बाकी कहीं वो टफ बना नहीं पाता जल्दी से, ठीक है। एमपी में भी एक क्वेश्चन बनता है टफ, वो आपको बता ही दिया कि इतने क्वेश्चन टफ होते हैं, तो क्या है हम थोड़ी फट रहे हैं। सही है कि नहीं है? पेपर को जानो और अपने आप को, अपने ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यार ये वीडियो देख रहा है तो तू आराम से तेरे 125.5 नंबर आ सकते हैं। दोबारा से देख ले कैलकुलेशन, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है मेरी। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बात करता हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई बोलना बहुत आसान होता है, करके दिखाओ। मेरी इतनी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं शेयर नहीं करना चाहता। अगर मैं मेरी प्रिपरेशन शेयर कर दूं ना एक आध तो बेहोश हो जाए। मैंने कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं ट्राई किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर को देखा था, अटेम्प्ट तो वो भी नहीं करे, ठीक है। तो मेरे नंबर जो है ना वो पहले मैं बता दूं मेरे नंबर कितने थे। 126.125। मेरे को इतना सा याद है बस, मतलब यही नंबर है मेरे। ये मेरे ही मार्क्स से मेरे जो एग्जाम में मतलब आए थे नेट में वो नंबर है। ये जेआरएफ हुआ था मेरा, रैंक 24। एमएससी प्रीवियस के साथ में लाडले, पता है क्यों? और कोई कोचिंग नहीं ली, कोई तैयारी नहीं की, जस्ट लास्ट के 20 दिन पढ़ा था। क्या है मेरे पास में? टैक्टिक्स, ये एनालिसिस, पूरा सिस्टम सेट कर दिया था। मेरे को टारगेट था डिसाइड कि ये ऐसे ऐसे हो। मेरे को मतलब जस्ट एक फील थी, क्या कि मेरा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कि पेपर में कुछ आए।
और वो उस फील ने मेरे को इतना स्कोर करा दिया। अकेले सी पार्ट में मेरे 75 मार्क्स हैं, अकेले सी पार्ट में मेरे 75 मार्क्स हैं। बाकी तो कहाँ क्या है वो छोड़ो आप, सही है कि नहीं है। तो आपका सिलेक्शन होगा, आप इन चीज़ों को समझो। जो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, टारगेटेड सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पेपर में भी इस टाइप के जो यहाँ पर सिलेक्टिव हो जाओ, बहुत सही रहोगे। इनको टारगेट करो पेपर में भी, ड्यूरिंग पेपर भी ऐसे ही रहो। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का फर्स्ट पॉइंट था, बिल्कुल क्लियर समझ आया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड पार्ट है, हालांकि कुछ रह नहीं रहा, अभी सारे रास्ते आपको क्लियर हो गए यहीं पे ही। फिर भी देखो और क्या करना है। अब ये भी तो है कि एक्सपेरिमेंटल में 13.5 लाने तो एक्सपेरिमेंटल पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिलेवेंट स्टफ, कि आपको न्यूक्लियर पार्टिकल में 10 नंबर आए, इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। एटमोल में आपके 15 आए, इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए। बुक्स वगैरह मैं एक और मतलब वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, बट प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कैसे मतलब 15 आ सकते हैं एटमोल में, कैसे 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हो तुम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो यही है। जल्दी से फेयर करके बढ़ते आगे। और ये कैलकुलेशन है ना, माइंड में सेट कर लो, लिख लेना है सब कुछ, और अपने आप को ऑटोमेटिक बिलीव हो जाएगा लिखते ही। हाँ यार ये बहुत इजी चीज है, सीरियसली इजी यार, मैं करके दिखाया हूं इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट ऑर्डरिंग हो गया। व्हाट इज रिलेवेंट स्टफ, प्रैक्टिस स्टफ। व्हाट इज रिलेवेंट प्रैक्टिस स्टफ, कहाँ से प्रैक्टिस करूं, ठीक है। देख फिजिक्स की दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, जहां तक तेरे हाथ कुछ भी नहीं पहुंच सकता वो है फिजिक्स की दुनिया। तो फिजिक्स की दुनिया का कोई एंड नहीं है। तो फिर मतलब ये है कि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्या पढूं फिर मैं। ये सबसे जो रिलेवेंट स्टेप है वो है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर्स। लेकिन प्रीवियस ईयर को कैसे करना है, एक बार तो सब्जेक्ट वाइज कर ले, फिर जो पेपर सामने रख के जो सेकंड स्टेप बताया था ना पहले, कि पेपर को एनालाइज करना पूरा उस वे में, ठीक है। तो अभी जैसे न्यूक्लियर में 15 में से 15 लाने आपको, तो क्या करो, न्यूक्लियर के प्रीवियस ईयर को सामने रखो, नेट वालों को, ठीक है। रखा, जून 15 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं देख भाई, किस किस टॉपिक से आए हैं, तेरे से हो रहे कि नहीं हो रहे, लेवल देख। ऐसे पूरा 16, 17, 18, 19 और भी जो भी पहले गए हैं 14, 15, 12, 11, जो 11 से आपको अवेलेबल हो जाते हैं, 11, 12, 13, कितने पेपर हो जाएंगे। इन सब पेपर में से न्यूक्लियर के क्वेश्चंस को कर ले, ऑटोमेटिक सब कुछ तेरे पास होएगा। और अगर ये भी तेरे को थोड़े कम लग रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स ऑफ नेट, गेट, जेस्ट, तीनों की कर ले, बस बहुत है, सफिशिएंट है। फिर भी कुछ रह जाए तेरे को, मतलब सेटिस्फैक्शन खुद को ना होए, हो सकता है ना क्वेश्चन करने के बाद तेरे को लगे कि 15 में से 15 नहीं आएंगे, तो मैं जो एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें एक रेफरेंस बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक को आप देखना और आप देख लेना कि न्यूक्लियर की प्रॉब्लम्स कहाँ से की जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो रिलेवेंट स्टेप है दैट्स प्रीवियस ईयर ऑफ दिस 3 एग्जाम्स, एंड कोई चक्कर में मत पड़ो कहीं पे भी, बेस्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है प्रैक्टिस कर लिया, अपने आप को चेक करो, चेक करो। ये है जो आपको करना है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो ड्यूरिंग 6 मंथ जो करना है, चेक
चेक योर सेल्फ सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज आपको पता है ना, आपके लिए एटॉमिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 15 में से 15 लाने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज चेक करना पड़ेगा। एटॉमिक को चेक करो किसके थ्रू, वीक टेस्ट के थ्रू। मतलब वीक टेस्ट का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो टर्म टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू। अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितना स्कोर कर पा रहे हो। वीक टेस्ट के थ्रू अपने आप को एम्पावर करो, बिल्कुल सब्जेक्ट अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करो, अपने सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो चेक योर सेल्फ सब्जेक्ट वाइज, नेक्स्ट स्टेप यही है वीक टेस्ट के थ्रू। और ये स्टफ अवेलेबल हो जाएगा, टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं आपको, ठीक है। एक अब ये सब हो गया, आपने ऑर्डरिंग समझा, पढ़ा, प्रैक्टिस की, टेस्ट के थ्रू अपने आप को चेक किया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, एनालाइज प्रीवियस ईयर्स। ये अलग स्टफ था, ये तो था सब्जेक्ट वाइज। न्यूक्लियर था तो न्यूक्लियर के मैंने ये चीज़ किए हैं, और अगर एटॉमिक था तो एटॉमिक के किया, ईडी था तो ईडी का किया है। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। प्रीवियस पेपर्स 2016 का पेपर ले ले, जून 16 का या जो भी किसी भी ईयर का, और उसको एनालाइज कर। क्योंकि अब तू सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया जो तेरे को चाहिए। तूने सिलेक्टिव पढ़ा होगा तो सिलेक्टिव पढ़ लिया, तूने पूरा पढ़ा है तो पूरा पढ़ लिया। अब इसको मैंने जैसे पहले बताया था ना वैसे एनालाइज कर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, और जो आज इस वीडियो में बताई है उन चीज़ों को डेवलप कर। यहाँ पर डेवलप कर, फिर यहाँ पर कर उसको, इसलिए मैंने वो पहले बताई है, ठीक है ना। क्योंकि आपको जानना तो यही था ना कि अब क्या करूं, तो अब जानने के लिए पहले पता होना चाहिए ना भाई क्या क्या रुकावटें आएंगी। यहाँ पर वीक टेस्ट में अपने आप को उन सब तौर तरीकों को आजमा, यहाँ पर एनालिसिस कर। यहाँ पर पेपर का वीक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कितने हुए, क्यों नहीं हुए, सब चीज़ें वो लिख। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाना है अपना, R&D डिपार्टमेंट बनाना है खुद का। उसमें जितने भी टेस्ट दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, मान ले तेरे को एटॉमिक के 3 टेस्ट दिए आपने, वीक टेस्ट 0, 2, 3, इन सब के मान ले 30 क्वेश्चन थे इसमें। इन 30 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल होना चाहिए तेरे पास, ठीक है। ये पूरे पेपर में हुआ मेरे साथ में, वो पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे, वो इस पे भी अप्लाई होता है, इस पे भी अप्लाई होता है। अब एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले लास्ट में, ये प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप होगा। अब पेपर दे और सेम स्टफ कर, पेपर दे सेम स्टफ कर जो मैंने बताया था कि यहाँ पर किस वे में एनालाइज करना है पेपर को, वही सारी चीज़ें यहाँ पर कर। पेपर कम दे ले, फुल लेंथ दे। पहली बात तो वीक टेस्ट तो यहीं कर ले तूने, तो अभी फुल लेंथ दे, जस्ट फाइनल स्टफ की तैयारी कर। फुल लेंथ पेपर का मतलब है जो 75 क्वेश्चंस वाला पैटर्न है उसी पे पेपर दे। और हैबिचुअल हो, ये ऑनलाइन देना। हैबिचुअल हो ऑनलाइन, जो परफॉर्मा है CBT जो मोड है उससे, अपना जो टाइम का जो शेड्यूल बताया था उससे हैबिचुअल हो। उन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर, ठीक है। और पेपर का लास्ट में एनालिसिस कर कि तेरे क्यों 100 नंबर आए, क्यों 80 आए, जितने भी तेरे आए, क्यों 125 आए, ज़्यादा क्यों नहीं आए। और वहाँ पर एक और है, रैंक आ जाती है तुम्हारी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का देते हो तो तुम्हारी रैंक भी आती है, तो तुमको ये भी पता लग जाता है कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि लोग, जैसे मान ले तेरे आए 130 नंबर, अब पता चल रहा है 130 से ऊपर तो बहुतों के है, करीबन 300-400 लोगों के आ रहे हैं, तो फिर तेरे 130 भी कम है भाई, सही है कि नहीं। इसका मतलब पेपर इजी था, कट ऑफ आई जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। 130 आके भी हवा में नहीं आना, डिपेंड करता है दूसरे भी क्या कर रहे हैं, सही है। तो ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्टेप्स वापस देख लो, ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट डिसाइड करो, टारगेटेड सब्जेक्ट डिसाइड करो, काम करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, वीक टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, तो अपने आप को स्ट्रेंथ दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एम्पावर करो अपने आप को,
एनालाइज करो टेस्ट के साथ में भी, फिर प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करो, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दो, उसके हर पेपर को एनालाइज करो। 10 पेपर प्रीवियस ईयर कर लेना और 10 पेपर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे लेना, और हर सब्जेक्ट पे 2 या 3 पेपर दे लेना। ठीक है, 3 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं हर सब्जेक्ट पे। आपको कोई रोक देना तो आ जाना, क्वांटा इंस्टीट्यूट का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है? और यही आज का ये वीडियो था। आशा करता हूँ आपको बहुत सही लगा होगा। दोस्त जैसा भी लगा ना कमेंट कर दे, तेरे लिए ना जाग रहा हूँ, मेरा तो क्लियर है ऑलरेडी। सही है? तो कमेंट कर, जैसा भी लगा है बता दे, खराब लगा खराब बता दे, अच्छा लगा अच्छा लगा दे, कुछ नया मिला है वो बता दे। आज तक अगर ऐसा वीडियो देखा है पहले तो वो भी बता दे। समझ आया बात को? और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और बहुत सारे विशेष है तेरे लिए, बहुत सारा आशीर्वाद है। अगर मैं तो गुरुजी तो आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आने वाले जो जून का एग्जाम है उसमें तू बहुत स्ट्रेंथ के साथ जाए, अपने आप को इन सब चीज़ों के साथ में डेवलप करे। डेवलप आप खुद कर सकते हो घर पे, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। भी नेक्स्ट जो भी कभी वीडियो बनेगा उसमें मैं रेफरेंस बुक पे बात करूँगा, और उसके थ्रू आप अपने आप को और अच्छे से डेवलप कर लेना। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो कब दिया जाए उसका भी कमेंट सेक्शन में जिक्र कर दो, बता दो कि कब चाहिए रेफरेंस बुक वाला। ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। चलो बाय बाय।